नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जीएस मॉक टेस्ट 26 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज का जीएस मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है आरओ के थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी नोट्स के लिए, यहां पर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टीज के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहां पर सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आज की क्लास का, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इज गिवन बाय। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है प्रोफेसर अमृत सेन, दूसरा आपको दिया गया है प्रोफेसर रेगनर नर्गसे, तीसरा आपको दिया गया है कार्ल गुनाल मिर्डाल, फिर आखिरी आपको दिया गया है ऑस्कर लुइस। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो सही उत्तर है आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स पे या फिर अपने नोटबुक में, जहां पर भी आप लोग लिखते हो आंसर। मैं आपको सही उत्तर बताने जा रही हूं। सही उत्तर इसका है बी इज द राइट आंसर, प्रोफेसर रेगनर। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दर्शन दिए गए हैं और सूची 2 में दार्शनिक दिए गए हैं। तो सबसे पहले अद्वैतवाद, फिर विशिष्ट द्वैत, फिर आपको द्वैतवाद, फिर द्वैताद्वैतवाद। तो मैंने इसके पहले भी ये प्रश्न थोड़ा डिस्कस किया है आपसे और आपको एक ट्रिक भी बताया था। अगर आपने पहले की टेस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए हम लगाते हैं सही उत्तर। सबसे पहले जब भी हम द्वैताद्वैतवाद की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था द्वैताद्वैतवाद को याद रखने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे 2 बार द्वैताद्वैतवाद आ रहा है और नींबू में 2 बीज होते हैं तो निम्बुकाचार्य। तो यहाँ पे डी का थर्ड 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। जब भी हम विशिष्ट द्वैतवाद की बात करेंगे, विशिष्ट की बात करेंगे तो हम राम की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं विशिष्ट द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया है? रामानुजा के बारे में रामानुज के द्वारा दिया गया है। तो बी का सेकंड कहां पर है? यहां पर है। तो सी हमारा सही उत्तर है। अब आप देख लीजिए, अद्वैत की बात जब भी हम करते हैं तो हम शंकराचार्य की बात करते हैं और जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो हम माधवाचार्य की बात करते हैं। देखिए क्लास, इस तरीके से हमेशा मैच द कॉलम के फॉर्म में ही ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई हैं। आपको याद करने का तरीका ये आप पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है जो चीज मैं बताऊं वही सही है, ठीक है। अगर आपको चीजें याद रहती है, आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो परेशान किसी भी तरीके से आप नहीं होंगे। बस मेरे कहने का मतलब है जब भी हम द्वैताद्वैतवाद की बात करेंगे तो हम यहाँ पे निम्बुकाचार्य की बात करेंगे, ठीक है। और जब हम विशिष्ट द्वैतवाद की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम रामानुज की बात करेंगे। राम से आप रामानुज याद रखेंगे। सी सही उत्तर है। अब यहां पर कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए। अगर पेपर में क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो क्या कर देगा? तो यहां देखिए संप्रदाय दे देगा आपको मत की जगह, ठीक है। संप्रदाय दे देगा और वहां पे प्रवर्तक दे देगा। तो यहां पे देखिए, जब हम दर्शनामी संप्रदाय की बात करेंगे तो हम शंकराचार्य की बात करेंगे, और या फिर हम अद्वैतवाद की बात जब हम करेंगे तो हम आदि शंकराचार्य या शंकराचार्य की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे, हम विशिष्ट द्वैतवाद की बात करेंगे। विशिष्ट है तो राम है तो रामानुज है, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर जब हम ब्रह्म संप्रदाय की बात करेंगे तो हम द्वैतवाद की बात करेंगे, ठीक है। द्वैतवाद मत की बात करेंगे। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? माधवाचार्य के द्वारा दिया गया है, ठीक है। रुद्र संप्रदाय की जब हम बात करेंगे, और रुद्र संप्रदाय में जब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किस मत की बात कर रहे हैं? रुद्र संप्रदाय में शुद्ध द्वैत
की बात कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया है। और जब हम सनक संप्रदाय की बात करेंगे, और सनक संप्रदाय में हम किस मत की बात कर रहे हैं? द्वैताद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया? निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया है। इतनी चीजें क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। जिन बच्चों ने इसके पहले प्रीलिम्स का पेपर दिया है उनको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न पेपर में कितनी बार रिपीट किया गया है। चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, ये प्रश्न आता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं संभावना भी है कि आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे। यहां पर हमने संप्रदाय, मत और यहां पर आपके जो दार्शनिक है, जो आपके प्रवर्तक हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो यहां पे आप इसका टिक लगा लीजिए। चलिए, टिक लगा लीजिए मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक अच्छा प्रश्न है। यहां पर बोला गया है गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है, और पूछा गया कौन उदारवादी थे। ठीक है, उदारवादी पर ऐसे अंडरलाइन लगाइए। तो हु अमंग द फॉलोइंग वर द इंडियन लिबरल्स टू अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लिबरल्स की बात की गई है, उदारवादियों की बात की गई है। मैं फिर से बोल देती हूं। अब चलिए नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम दिया गया है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है वीएस श्रीनिवास शास्त्री, फिर तीसरा दिया गया एमआर जयकर, और आखिरी दिया गया सीवाई चिंतामणि। तो यहाँ पे लिबरल्स की बात की गई है, इसी वजह से आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? 1 2 4, 1 2 4, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एमआर जयकर की जब भी हम बात करते हैं तो ये हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते थे। अब क्लास यहां पर ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 में हुई थी। नवंबर का समय चल रहा था उस समय। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके जयकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये लिबरल्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बीएस मुंजे किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सब पॉइंट यहां पर ज्यादा क्लियर लिखा हुआ है, तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम मुस्लिम लीग की बात करें कि मुस्लिम लीग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आप याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और किसका नाम आप याद रखेंगे? आगा खान का नाम याद रखेंगे। आप इन दोनों नाम को एकदम कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर देखिए हिंदू महासभा अभी हमने डिस्कस किया है, बीएस मुंजे और एमआर जयकर याद रखेंगे। उसी तरीके से उदारवादी की जब हम बात करेंगे तो तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री अभी हमने डिस्कस किया है। सिख को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? सरदार उज्जवल सिंह। अब यहां पर दलित वर्ग को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? बीआर अंबेडकर। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि कौन ऐसी पर्सनालिटी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और वहां पर ऑप्शन में आपको बीआर अंबेडकर का नाम दिया रहता है। तो बीआर अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। आप सभी को पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से बीआर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट किया था। और क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि उस समय भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और वो कौन सा आंदोलन था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस आंदोलन की वजह से या किस मूवमेंट की वजह से जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको बायकॉट किया था कांग्रेस ने। दूसरी चीज याद रखिएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय तक गांधी इरविन पैक्ट साइन हो चुका था। ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसने किया था? महात्मा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी दलित्स के लिए।
और इसी के बाद ही आपका पूना पैक्ट आया, जो कि किसके किसके बीच में साइन हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। कौन सा ईयर था, 1932। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैं आपको रिवाइज करा रही हूं, ठीक है। तो आप मुझे मूवमेंट का नाम बताएंगे कि कौन सा आंदोलन इस समय भारत में चल रहा था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, वेदांग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वेदांग वैदिक साहित्यों को समझने में सहायक है, और दूसरा आपका दिया गया है वेदांगों की संख्या 8 बताई गई है। वेदांग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वैदिक लिटरेचर। सेकेंड है आपका नंबर ऑफ वेदांग इज स्टेटेड टू बी 8। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो वेदांग है, यस इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए वेदांग हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो दिया गया है, नंबर ऑफ वेदांग इज स्टेटेड टू बी 8। नहीं, वेदांगों की संख्या 8 नहीं है, वेदांगों की संख्या 6 है, याद रखिएगा। कितनी है, 6 है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ओनली वन इज राइट आंसर। हम एक बार आंसर को देख भी लेते हैं। देखिए ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए कौन कौन से वेदांग हैं उसको एक बार देख लीजिए। शिक्षा, वेदांगों की संख्या 6 है, इतना आपको पता चल गया। अब कौन कौन से वेदांग है देखिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको वेदांगों के नाम दे दे और पूछ ले इसमें से कौन सा एक वेदांग नहीं है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्लास। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, यापनीय संप्रदाय का संबंध किससे है। यापनीय संप्रदाय इज रिलेटेड टू, पहला है बौद्ध, फिर जैन, फिर शैव, फिर पारसी। तो यापनीय संप्रदाय जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, जैनिज्म से। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आपको स्पीड का इश्यू होता है, आपको ये लगता है कि मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मैम बहुत ही धीमे पढ़ा रही हैं, तो आप वीडियो को फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। तो आप ये जो स्पीड वाला इशू होता है उसको खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक एरिया से मैम को क्वेश्चंस कवर करने चाहिए, तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को ऐड ऑन भी करती हूँ, ये चीज आप खुद नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए बीच बीच में बोलने के लिए जो ये मैं बोलती हूँ उसके लिए सॉरी। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी हम जैनिज्म की बात करते हैं, हम बात करते हैं श्वेतांबर की और दिगंबर की, ठीक है। देखिए श्वेत मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है ना, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, श्वेत मतलब व्हाइट होता है, ठीक है। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं वो मेनली व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और श्वेतांबर के संस्थापक कौन है, स्थूलभद्र हैं, याद रखिएगा। पेपर में अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। पेपर में एक बार प्रश्न दिया गया था, मैं आपको बता दूं वो प्रश्न क्या था, दिया था श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हैं, ठीक है। और यहां पर दिया था दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं। तो इन्होंने क्या किया गया था, जो संस्थापक थे उनके नाम को इंटरचेंज कर दिया था पेपर में। लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, जब भी हम श्वेतांबर की बात करेंगे हम स्थूलभद्र की बात करेंगे, ठीक है। और जब हम दिगंबर की बात करेंगे तो हम भद्रबाहु की बात करेंगे। दिगंबर मतलब क्या होता है, दिगंबर मतलब आकाश है जिसका, मतलब जो आकाश को अपना कपड़ा मानता है, समझ में आ रहा है। और श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र के कपड़े पहनते थे, दिगंबर जो थे वो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे, ये चीज याद रखिएगा। देखिए लिखा है, इस संप्रदाय का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। और ये किस रंग के कपड़े पहनते थे, सफेद रंग के पहनते थे। इनके अनुसार महावीर जो थे वो विवाहित थे, ठीक है। और इनके अनुसार जो 9वीं तीर्थकर थी वो एक महिला थी, याद रखिएगा क्लास, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या मानते थे कैवल्य की प्राप्ति के बाद भी भोजन किया जा सकता है। एक बार कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन लिया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा श्वेतांबर। आपको समझ में आ रहा होगा, जो श्वेतांबर है वो थोड़े लिबरल हैं, ठीक है, इतनी रिजिडिटी नहीं है।
और जब हम दिगंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे संस्थापक भद्रबाहु हो गए, ठीक है। और मैंने आपको बताया दिगंबर ये आकाश को अपना वस्त्र मानते थे, इसी वजह से ये वस्त्र त्यागने में बिलीव रखते थे और ये कहते थे कि जब भी हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है तो हमें अब सबसे पहले अपने वस्त्रों को त्यागना पड़ेगा। ये महावीर को अविवाहित मानते थे, ठीक है। इनके अनुसार जो महावीर थे उनका विवाह नहीं हुआ था और ये 19वें तीर्थंकर को पुरुष मानते थे, इन्होंने उनको महिला नहीं कहा है। और ये कहते थे कि एक बार कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा, यहां से प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। संस्थापक के नाम जरूर याद रखिएगा, श्वेतांबर, श्वेत याद रखेंगे, वस्त्र याद रखेंगे, तो हर चीज आपकी कोरिलेट हो जाएगी कि महावीर को विवाहित मानते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगी, यहां से अगर पेपर में प्रश्न को जैनिज्म से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट करना होगा तो यहां से प्रश्न बनेगा। देखिए, जब भी हम दिगंबर की बात कर रहे हैं, हम भद्रबाहु बताए हैं इसके संस्थापक हैं, तो यहाँ पे कुछ और संप्रदाय थे जैसे तेरापंथी, ठीक है, 20पंथी, तारण, तोतापंथी, गुमनामपंथी, यापनीय संप्रदाय। अभी आपने देखा मैंने प्रश्न कैसे बनाया था कि यापनीय संप्रदाय किससे रिलेटेड है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है। इसी तरीके से हो सकता है आपसे पूछ ले तेरापंथी संप्रदाय किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। किस सेक्ट से रिलेटेड है, दिगंबर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर श्वेतांबर की जब हम बात करते हैं जिसके की संस्थापक स्थूलभद्र हैं, यहां पर आपका पुजेरा, डेरावासी, ठीक है। फिर स्थानकवासी, ये याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक डिफिकल्ट प्रश्न है, मैं आपसे बताऊंगी, ये एक डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे अगर जैनिज्म से रिलेटेड प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना हो तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो जैनिज्म से रिलेटेड प्रश्न कहाँ से क्या क्या बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न। अच्छा, तीर्थंकर से भी प्रश्न बन सकते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर टॉलस्टॉय का प्रभाव था, ठीक है। दूसरा है, महात्मा गांधी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। पढ़ते हैं इंग्लिश में भी, गांधीज आइडिया ऑफ सर्वोदय वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉलस्टॉय। और सेकंड है, महात्मा गांधी कंसिडर्ड द स्टेट एज अ नेसेसरी इविल। तो यहां पर आपको सही उत्तर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, गांधी का जो सर्वोदय का जो धारणा थी, जो विचार था, जिसमें वो सबके उदय की बात करते थे, ये टॉलस्टॉय से इंस्पायर्ड नहीं था, ये रस्किन से इंस्पायर्ड था, ठीक है। यहां पे रस्किन होना चाहिए। और महात्मा गांधी कंसिडर्ड द स्टेट एज अ नेसेसरी इविल, नहीं, महात्मा गांधी हमेशा स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे। इसी तरीके से मार्क्स स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी रामराज्य की बात करते थे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, नीदर 1 नॉट 2। तो देख लीजिए, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। जो सर्वोदय है, जो महात्मा गांधी ने सबके उदय की बात की है, सर्वोदय की बात की है, वो जॉन रस्किन से इंस्पायर्ड था। चलिए, 7th हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। दूसरा है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। तो पीपल इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। और सेकंड है, एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो पीपल नहीं है, पीपल जो है वो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया नहीं है। कौन सा है, बरगद है, याद रखिएगा। तो पहला यहाँ पे बरगद होना चाहिए, पीपल नहीं होगा, ठीक है। और एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल, ये सही है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर पूछा है, तो बी जो है वो सही उत्तर है। क्लास, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आंसर बहुत जल्दी दे रही हैं, तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले दे लीजिए, ठीक है। उसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। 8वां प्रश्न हम देखते हैं, 1904 में स्थापित क्रांतिकारी संगठन भारत माता समिति की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। हु विच ऑफ द फॉलोइंग, हु बोलना चाहिए, विच नहीं, हु अमंग द फॉलोइंग, ऐसे करके आप समझ लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भारत माता कमिटी, आ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1904। सबसे पहले भारत माता कमिटी 1904, याद रख लीजिएगा ईयर, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं नाम, JM चटर्जी, ठीक है, नीलकांत ब्रह्मचारी,
फिर वांची अय्यर और आखिरी है प्रमोथा मित्तर। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो सही उत्तर है आपका मैं बताने जा रही हूं वो डी है। ठीक है, प्रमोथा मित्तर जो है वो भारत माता कमेटी से रिलेटेड नहीं थे और सब आपके भारत माता कमेटी से रिलेटेड थे। अब देखिए क्लास, यहाँ पे कुछ प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन के नाम दिए गए हैं और कौन कौन उसके आपके सदस्य थे उनके नाम दिए गए हैं। तो मैं आपसे कहूंगी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं, या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार लेक्चर सारा कवर हो जाए तो आराम से बैठ के नोट डाउन करिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रांतिकारी संगठन, जहां से पेपर में प्रश्न बनते हैं। अब यहां से प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं। आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को चीजें दे दी जाती है अगर पेपर में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना है। कुछ क्रांतिकारी संगठन के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे बोल दिया जाएगा इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। या फिर दूसरा है कि एक ही आपके कोई भी एक क्रांतिकारी संगठन का नाम दे दे और पूछ ले इसके संस्थापक कौन थे। या फिर मैच द कॉलम के फॉर्म में ढेर सारे क्रांतिकारी संगठन के नाम दे दे और यहां पर आपका संस्थापक के नाम दे दे। तो किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है, पहले बना भी है और बनेगा भी। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है हमको पेपर तक कुछ सब पढ़ के जाना है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए कंपटीशन होता है। मैं बता रही हूँ, एक एक मार्क्स से बच्चे प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो वीडियो भी देख रहे होंगे और उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम जब ये कह रही है कि एक मार्क्स से पॉइंट से जब प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता है तो कितना दुख होता है। सालों की मेहनत, साल भर की मेहनत पूरी चली जाती है। अब देखिए, मित्र मेला की जब हम बात करेंगे तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1899, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? सावरकर ब्रदर्स। ठीक है, जिसमें आपके वीडी सावरकर और गणेश सावरकर आते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पर आपको ना स्टेट या प्लेस का नाम भी दिया है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र। ठीक है, सावरकर ब्रदर्स है तो महाराष्ट्र है। ठीक है, अनुशीलन समिति 1902 में, 1902 में। ठीक है, इसका बरिंद कुमार घोष और पुलिन दास, इन दोनों लोगों का नाम तो हमेशा पेपर में दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों का नाम आप नहीं भूलेंगे और मेंबर्स का भी नाम आप देख सकते हैं। अनुशीलन समिति का गठन कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था, 1902 में हुआ था। फिर अभिनव भारत। अभिनव भारत जब भी आप लिखेंगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर अनुशीलन समिति और अभिनव भारत में। तो मैं हमेशा क्लास आप लोगों को यह बात बताती हूं कि अभिनव भारत में पीछे क्या है? वी है। ठीक है, तो वी की जब भी हम बात करेंगे तो वी किससे है? वीडी सावरकर से। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत वीडी सावरकर। ठीक है, तो वीडी सावरकर 1904। मित्र मेला याद रखिए 1899 सावरकर ब्रदर्स, और 1904 में अभिनव भारत का गठन भी इन्होंने किया था, सावरकर ने। सावरकर है तो प्लेस क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अनुशीलन है तो बंगाल होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि आपको चीजें दिमाग में बैठती भी जा रही हो। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, HRA जिसको बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ है? 1924 में हुआ है। और यहां पर आप नाम क्या किसका किसका याद रखेंगे? सचिन नाथ सान्याल का नाम याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखेंगे, योगेश चटर्जी का नाम याद रखेंगे और बंगाल याद रखेंगे। जब हिंदुस्तान HRA में जब सोशलिस्ट ऐड कर दिया गया, याद रखिएगा, यही जो HRA था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी में आगे चल के सोशलिस्ट टर्म को भी ऐड किया गया है। तो यहां पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, 4 साल बाद, यहां पे चंद्रशेखर आजाद, प्लेस दिल्ली। भगत सिंह किससे रिलेटेड है? HRSA सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से। ठीक है, फिर उसके बाद युगांतर 1906, याद रखिए, इसके संस्थापक कौन है? VK घोष है, भूपेंद्र नाथ दत्त है। कहां पर हुआ है? कोलकाता में। अजुमाने मोहिबाने वतन, ये सरदार अजीत सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में प्रश्न, लाहौर। तो आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास और इन सब चीजों को रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता रही हूं, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है और संस्थापक भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। 9th प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऑफ अ प्लांट, एंड यहां पे लिखा है नॉट एन एसेंशियल।
पहला ऑप्शन आपको दिया गया क्लोरीन, फिर मैग्नीज, फिर मोलिब्डेनम, फिर आखिरी में सोडियम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है, डी है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। नॉट एसेंशियल पूछा गया था इसलिए। देखिए आपके दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो मतलब छोटा ना, कम। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये लघु मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जब भी हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो इसके अमाउंट, इसकी मात्रा थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर दूसरे स्लाइड में आप देखिए, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट दिया है और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट दिया है। ठीक है, तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और एनपीके आप सुनते हैं। एनपीके हमेशा जब भी हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं हम एनपीके की बात करते हैं, जिसमें कि एन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पी क्या होता है, फास्फोरस होता है, के क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो ये आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी मात्रा थोड़ा ज्यादा और लंबे समय तक चाहिए होती है। तो ये हो गया आपका, और इसमें आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन भी आते हैं। इसी तरीके से द्वितीयक, सेकेंडरी आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पर देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपको दिए गए हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं, लोहा आता है, मैग्नीज आता है, बोरॉन आता है, क्लोरीन आता है, कॉपर आता है, मोलिब्डेनम आता है, निकेल आता है, जिंक आता है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए, भारत आने वाले विभिन्न यात्रियों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब पेपर में, परीक्षा में, पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो पहला है डोमिंगो पायस, फिर है आपका फर्नाओ नुनिज, फिर मार्को पोलो और आखिरी है अब्दुल रज्जाक। तो इसको अरेंज करना है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपके ट्रेवलर्स दिए हैं वो बहुत करीब, मतलब बहुत आसपास वाले हैं। तो देखते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्को पोलो आए थे, तो थर्ड आपका 3 जगह दिया है, वेरी गुड। फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक आया है, ठीक है, 4th हो गया। फिर उसके बाद डोमिंगो पायस आए हैं, फिर नुनिज आए हैं। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए यहां पर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए मार्को पोलो की जब हम बात करते हैं, अच्छा ट्रेवलर से रिलेटेड 2-3 प्रश्न और पूछे जा रहे हैं। ट्रेवलर से रिलेटेड मुगल पीरियड में कौन कौन आया था, ये प्रश्न मैंने आपको कराया है। अगर आपको ध्यान होगा कि शाहजहां के समय में कौन आया था, जहांगीर के समय में कौन आया था, ये पहले के पेपर्स में हमने डिस्कस किया है और पेपर में यहां से प्रश्न बना है। अब ट्रेवलर से रिलेटेड जब भी पेपर में प्रश्न बनता है तो 2-3 तरीके का बनता है, जैसे ये किसके समय में आए थे, दूसरा ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी बना है, और तीसरा आप देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस 3 तरीके से ट्रेवलर से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और संभावना है पूछे जाएंगे। तो एक जगह इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो चलिए, जब हम मार्को पोलो की बात करते हैं तो ये वेनिस इटली से बिलोंग करते थे और ये किस समय आए थे, 1271 से 1295, बस इतना। फिर अब्दुल रज़ाक की जब हम बात करते हैं तो ये एक फारसी यात्री हैं। मैं जानबूझ के आपको ओरिजिन बता रही हूं कहां से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि पेपर में प्रश्न बने हैं। फारसी यात्री हैं और ये किस समय आए थे, ये विजयनगर साम्राज्य के समय में आए थे। ठीक है, जब विजयनगर साम्राज्य था उस समय ये आए थे। इसी तरीके से जो बाकी 2 हैं वो भी आपके विजयनगर साम्राज्य के समकालीन थे, उसी समय आए थे। डोमिंगो पायस जो है ये एक पुर्तगाली यात्री हैं, याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री हैं और ये विजयनगर साम्राज्य में घूमने आया था। फिर जब हम नुनिज की बात करते हैं तो ये भी देखिए विजयनगर साम्राज्य में आए थे और ये भी एक पुर्तगाली यात्री हैं। तो इतनी चीजें याद रखिएगा, हमने डिस्कस कर लिया है। अब ट्रेवलर से रिलेटेड प्रश्न हम और भी डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। 11वां प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो एजर्शन और रीजन बेस्ड प्रश्न है ये। कथन ए, मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 महात्मा गांधी के आदर्शों व सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है। दूसरा है, महात्मा गांधी शिक्षित भारतीयों व जनसाधारणों के बीच पैदा कर दी गई खाई को भरना चाहते थे। अब आपको बताना है सही उत्तर क्या है। थोड़ा सा समय लीजिए और उत्तर को देने का प्रयास करिए। सबसे पहले जो वर्धा सेशन था
और बेसिक एजुकेशन वो कब आया था? पहला प्रश्न 1937 में, ईयर याद रखिएगा। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी वांटेड टू फिल द गैप क्रिएटेड बिटवीन द एजुकेटेड इंडियंस एंड द मासेस। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। और हम कह सकते हैं इस एजर्शन का रीजन भी ये है। तो कहीं ना कहीं जो वर्धा स्कीम थी वो भी ये चाह रही थी कि जो एक गैप क्रिएट हो गया है एजुकेटेड इंडियंस और मासेस के बीच में, उसको कम करना। तो ए इज द राइट आंसर। ए जो है वो सही उत्तर है। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वर्धा स्कीम से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1937, ये आपको पता है बेसिक एजुकेशन की बात की गई है। अब पेपर में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो कहां पर बनेगा? देखिए, यहां पर हमने राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की बात की है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में जो प्रथम 7 वर्ष हैं उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की है। और ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे मातृभाषा में दी जाने की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ ताकि जो मैंने बोला है वो आपको क्लियर हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होना चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा याद रखिएगा। दूसरी चीज, कक्षा 2 से 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए तथा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात दी जाए, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की बात कब की गई है? कक्षा 8 के पश्चात, याद रखिएगा। अब पेपर में अगर वर्धा स्कीम से रिलेटेड प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो यहीं पे इन 2 पॉइंट्स में छिड़कानी की जा सकती है। बोला जा सकता है कि निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी लेकिन अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया था। तो आप याद रखेंगे अंग्रेजी अनिवार्य नहीं थी प्रथम 7 वर्ष, ठीक है। मातृभाषा की बात की गई थी, मातृभाषा में पर फोकस किया गया था, वर्नाक्युलर लैंग्वेज पे फोकस किया गया था। क्लियर? फिर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात दी जाने की बात की गई थी, कक्षा 8 के पश्चात। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न बनेगा तो कहां से बन सकता है? 12वां प्रश्न अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पे भी सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। थर्मल पावर स्टेशंस की बात की गई है और उधर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। अब क्लास हर सेशन में मैं आपको बताती हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे प्रीलिम्स में प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, मिनरल से प्रश्न बनते हैं, ट्राइब से, चाहे वो वर्ल्ड की ट्राइब हो चाहे भारत में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। रिवर से प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद आपका लैंडलॉक्ड कंट्री से प्रश्न बनते हैं और ऐसे कई टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर वाटरफॉल से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, लेक से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस एंटायर जीएस मॉक टेस्ट में इन सारे टॉपिक्स को आपके लिए कवर कर दें। तो अभी जो प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए, जब हम दादरी की बात की गई है, सिंगरौली की बात की गई है, आंवला की बात की गई है, टांडा की बात की गई डिस्ट्रिक्ट। तो टांडा कहां पर है? अंबेडकर नगर में है, ठीक है। डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। फिर उसके बाद जब हम दादरी की बात करते हैं, दादरी कहां पर है? दादरी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, ए का 3rd। सिंगरौली कहां पर है? सोनभद्र में है, याद रखिएगा। बी का 4th और आंवला कहां है? बरेली में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर यूपी स्पेशल से भी प्रश्न पूछना होगा तो यहां से बन जाएगा। ताप विद्युत संयंत्र जिला दादरी, गौतम बुद्ध नगर, टांडा, अंबेडकर नगर, आंवला, बरेली, सिंगरौली, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के उपयुक्त सभी ताप विद्युत संयंत्र जो है वो एनटीपीसी के अधीन है, ये भी चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। अंडे में पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? Which pigment is responsible for the yellow color in egg? सबसे पहले आपको दिया गया है जेंथोफाइल, फिर बेटानिन, फिर एंथोसाइनिन, फिर सोलेनिन। तो यहाँ पर येलो कलर का जो आपका होता है येलो कलर इन एग, उसके लिए कौन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? जेंथोफाइल। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर मैं टिक लगा दूं, 1 मिनट। हाँ, तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या है? ए है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। अब क्लास एक चीज और बता दूं, यहां पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक एक चीज नहीं पढ़ूंगी ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। ध्यान से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बाद में आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। फल और सब्जी में रंग और तीखापन के कारक
ये पेपर में प्रश्न यहां से बना है, ठीक है। मैं बता दूं, पास्ट ईयर्स के पेपर जिन बच्चों ने देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि इस टॉपिक से पेपर में प्रश्न बना है। पहली चीज, जिसने पहले के पेपर्स दिए होंगे प्रीलिम्स, उनको भी समझ में आ रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो नए बच्चे हैं जो इस साल पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। जैसे कई बार पेपर में प्रश्न बना है कि लहसुन में तीखेपन का कारण क्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से पूछा था आपका कि प्याज में लाल रंग का कारण क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, एक एक को नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। इसी तरीके से पेपर में पूछा था कि मिर्चे में तीखापन का क्या कारण है, सेब का लाल रंग किस कारण से होता है, पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है, गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 21 जो आपके हेडिंग्स दिए गए हैं, जो लाइन लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। और पढ़िएगा जरूर, क्लास पढ़िएगा जरूर, मैं यहां लिख भी देती हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 प्रश्न देखिए। अम्ल रखने की बोतलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? Which of the following polymer is used in the manufacture of acid preservation bottle? पहला आपका दिया गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर पॉलीस्टीरीन, फिर पॉलीपैराफेनाइलिन, टेरिपेथालामाइड, फिर आखिरी दिया है पॉलीकार्बोनेट। तो एसिड प्रिजर्वेशन जो बॉटल्स होती हैं वो मेनली आपकी बनी रहती है पॉलीस्टीरीन से। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिए। जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण पॉलीमर्स की बात की गई है, बहुलक की बात की गई है और उनका क्या उपयोग है वो दिया गया है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से पेपर में प्रश्न बना है, टेफ्लॉन से रिलेटेड प्रश्न बना है कि खाने के जो बर्तन होते हैं वो किस पॉलीमर से मिलकर बने रहते हैं, वो आपके टेफ्लॉन से मिलकर बने रहते हैं। विद्युत रोधक के लिए हम किस पॉलीमर का यूज करते हैं, हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। उसी तरीके से पॉलीविनाइल क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि रेनकोट किससे बना रहता है, तो वो पीवीसी से मिलकर बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चमड़े के कपड़े में क्या यूज होता है, पीवीसी का यूज होता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक जगह नोट डाउन करिए। यहाँ पे पॉलीथीन की बात जब हम कहते हैं तो आपको पता है पॉलीथीन का तो घरेलू उसमें भी यूज होता है, पैकिंग के लिए, सबके लिए। पॉलीस्टीरीन की जब हम बात करते हैं तो ये विद्युत रोधक की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका खिलौने में, पैकिंग पदार्थों में, सब में इसका यूज होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर में प्रश्न बनता है। और आपने अक्सर अगर पेपर को देखा होगा तो आपने पाया होगा टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, ऐसे ऑप्शंस पेपर में दिए रहते हैं। तो यहाँ पर सारे बहुलक के नाम, मतलब ज्यादातर बहुलक के नाम दिए गए हैं, सारे नहीं, ज्यादातर के, और उनके यूज दिए गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम देखें उसके पहले यहाँ पर और बहुलक के नाम दिए गए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर में ये भी पूछा गया है, बेकेलाइट। जो बेकेलाइट है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, गियर में यूज होता है, विद्युत उपकरण बनाने में यूज होता है। नाइलॉन 6 देखिए, नाइलॉन 66, ये सारे पूछे गए हैं, बहुलक हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीज मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछा गया है इसलिए कह रही हूँ। मैं भी आपको बस ये बता सकती हूँ कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, पेपर मैं नहीं बना रही हूँ। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा सत्य है कि मैम पेपर नहीं बना रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि पेपर में प्रश्न कहाँ से बनते हैं, मैं थोड़ा सा आपको गेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो वही समझ के रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग 15 प्रश्न देखते हैं। मसूरी, मनाली, शिमला तथा दार्जिलिंग जैसे भारत के दर्शनीय पर्यटक स्थल किस हिमालय में स्थित है? साइट वर्दी टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया लाइक मसूरी, मनाली, शिमला एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालयास? अब जिसने भी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है वो खट से इस प्रश्न का आंसर दे देगा, लेकिन जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, इंडियन ज्योग्राफी, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे हिंट देना चाहती हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न पूछे, यहाँ पर आपको 2-3 हिंट देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ये एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है मतलब ये एसेसिबल है, आप जा सकते हो वहां पर, कुछ दिन रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फिर आराम से आ सकते हो, मतलब एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, रहने की जगह होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, तभी इसको टूरिस्ट प्लेस कहा गया है। अब हिमालय में जब भी हम हिमालय की बात करते हैं तो हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, लेसर हिमालय की बात करते हैं, फिर हम लोग शिवालिक की बात करते हैं, बीच में हम लोग मिडिल हिमालय की भी बात करते हैं।
जो ट्रांस हिमालय है जो सबसे ऊपर है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय की कुछ रेंज कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, कैराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ट्रांस हिमालय की जो चोटियां हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची हैं, ठीक है, और उन ऊंची ऊंची चोटियों पे जाना हमारे और आप मतलब जो कॉमन लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप अपने आप को बहुत मतलब वो समझते हैं तो वो दूसरी चीज है, लेकिन जो आम जनता है वो वहां पर टूरिस्ट उस पर्पस के लिए नहीं जा सकती है ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय रेंज में, क्योंकि वहां पे बहुत ठंडी है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं और वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से भी आप अपने माइंड में थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है लेसर हिमालय। जो लेसर हिमालय है वहां पर ज्यादातर आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये चीज याद रखिएगा, पेपर में आपको काम आएगी। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं सी आपका सही उत्तर है। देखिए, जब भी हम लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं तो पीर पंजाल रेंज, महाभारत रेंज, मसूरी, धौलाधर, नागडिब्बा श्रेणियां हिमालय के इसी भाग में स्थित हैं और ये सारे आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहां पर आप जा सकते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। झील के नाम दिए गए हैं और राज दिया गया है। मैंने आपको बताया है लेक से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सेलाइन वाटर लेक, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत में कौन सा है, वर्ल्ड में कौन सा है, ठीक है, ये लेक कहां प्रेजेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे चोलामू लेक की बात की गई है, तो चोलामू लेक जो है वो आपका सिक्किम में है, ठीक है। फुलहार लेक की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में, और यहीं से गोमती नदी निकलती है। डिडवाना लेक की जब हम बात करते हैं, डिडवाना लेक कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है। फिर उसके बाद लोनार लेक की बात करते हैं तो वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ये एक क्रेटर लेक है लोनार लेक, याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं ए का फर्स्ट कहां दिया है, इन 2 जगह दिया है, ठीक है। फुलहार लेक बी का थर्ड यहां दिया गया है, ठीक है। डिडवाना लेक सी का 2 और डी का 4, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं हम, बी सही उत्तर है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया चोलामू लेक सिक्किम में है, फुलहर लेक जो है उत्तर प्रदेश में है, और यहां से गोमती नदी निकलती है, कौन सा जिला है, पीलीभीत, याद रखिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। फिर डिडवाना लेक की बात करते हैं हम, तो ये राजस्थान में है, ये खारे पानी की झील है, ठीक है। और लोनार झील की जब हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है, इसको हम क्रेटर लेक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। इतनी चीजें क्लियर। 17 प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित स्थानों पर कहां पर स्थित है। अच्छा, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से कहां पे स्थित है, ये भी पेपर में पूछता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज आपको लग रहा होगा मैम ज्यादातर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह रही हैं, इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूं। यहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूं। और जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने पास्ट प्रीलिम्स दिए होंगे, उनको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं ऐसे नहीं कह रही हूं, यहां से प्रश्न बनते हैं इसलिए कह रही हूं। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कानपुर, दूसरा लखनऊ, फिर बाराबंकी, फिर बनारसी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में लोकेटेड है, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। एक बार हम उत्तर को देख भी लेते हैं, बी जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए, लखनऊ में स्थित परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख संस्थानों के नाम दिए गए हैं यहां पर, इनको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोटैनिकल गार्डन पूछ लेता है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान पूछ लेता है, वो कहां पर है, लखनऊ में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास में साइड में हो गई हूं इसीलिए एक एक चीज पढ़ नहीं रही हूं। यहां पर और दिए गए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब यहां पर कुछ और बिंदुओं पर मैं आपका आपका फोकस ले जाना चाहूंगी। यहां पर देखिए, राजकीय ललित कला एकेडमी, राजकीय ललित कला एकेडमी आपको पता चल गया कहां पर है, लखनऊ में है। यूपी स्पेशल से प्रश्न जब बनते हैं तो यहां पर ईयर पूछ लेता है कि इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो यहां पर कुछ जगह आपके ईयर लिखे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछता है इसलिए लिखा गया है। राजकीय ललित कला एकेडमी 1962, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी 1969,
भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 और भातखंडे संगीत संस्थान 1966, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911। बस इतने का ईयर याद रखिएगा, इससे ज्यादा का नहीं, बस इतने का जो मैंने टिक लगाया, 1 2 3 4 5, इन पांचों का, क्योंकि पेपर में पूछा गया है भारतेंदु नाटक अकादमी कब स्टैब्लिश हुई थी आपकी, और 4 इयर्स दे दिए गए थे, तो 1975 याद रखिएगा। एक बार मैच द कॉलम से भी यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, इसलिए मैंने आपसे बोला है यहाँ पे ईयर नोट डाउन कर लीजिए, जहां पर भी नोट कर रहे हैं वहां पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमको इनके ईयर्स भी देखनी है, एक भी चीज मिस ना हो। 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनिज दिया है और संस्थान दिए हैं, मिनरल दिया है और उनकी लोकेशन दिए गए हैं। देखिए, तांबा खितड़ी सही है, स्वर्ण कोलार, कोलार रेंज के बारे में आपने सुना होगा, लौ अयस्क अन्ना दुर्ग एकदम सही है, चांदी गुरु महिसानी, तो गुरु महिसानी जो है यहां पर आपके आयरन पाए जाते हैं, चांदी नहीं पाई जाती है। यहां पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है, इसी वजह से जो डी है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जो आपका खितड़ी है ये कहां पर है? खितड़ी राजस्थान में है, याद रखो खितड़ी राजस्थान में है, और ये किस चीज के लिए फेमस है? कॉपर के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। गुरु महिसानी की बात करें तो गुरु महिसानी कहां पर है? उड़ीसा में है, और ये किस चीज के लिए फेमस है? ये आयरन के लिए फेमस है, ये भी पूछा गया है। जो भी चीज टिक लगा रही है उसको ध्यान से देखो। अब देखो कर्नाटक की बात हम करते हैं, अन्ना दुर्ग, बेलारी, कुद्रेमुख व बाबा उदन, ये सभी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, और यहां पर आपका क्या पाया जाता है? मैग्नेटाइट आयरन मिलता है। ठीक है, मैग्नेटाइट लौ अयस्क की बहुलता वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, अन्ना दुर्ग, बेलारी, कुद्रेमुख और बाबा बुदन हिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब और कोलार, रायचूड़, तुमकुर, ये सभी कर्नाटक में है, लेकिन कोलार, रायचूड़ और तुमकुर जो है ये कर्नाटक में स्थित है, लेकिन ये किसके लिए फेमस है? ये गोल्ड के लिए फेमस है। कोलार रेंज तो बच्चों को याद रहती है, कोलार रेंज गोल्ड। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इससे ज्यादा बताऊंगी तो कंफ्यूजन होने लगेगी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा, एक चीज और, पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो कोयला है वो आपका गोंडवाना रेंज में मिलता है, ये याद रखिएगा, और धारवाड़ रेंज में आयरन मिलता है। ठीक है, गोंडवाना रेंज में, ये याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है, ये गोंडवाना युग में आपके कोयले मिलते हैं। अब इतना ही बताऊंगी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, नहीं बताऊंगी तो मुझे दुख होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, यहाँ पे कोयला दिया गया है। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है, रानीगंज नाम दे देगा, ठीक है, फिर आपको दे देगा कोरबा दे देगा, मकूम दे देगा, उमरलौंग दे देगा, और यहाँ पे दे देगा असम, यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऐसे, और आपसे बोलेगा मैच करो। या फिर हो सकता है मिनरल्स दे दे आपको, और यहाँ पर आपको जगह के नाम दे दे कि यहाँ पे आयरन पाया जाता है, यहाँ पे कॉपर पाया जाता है, यहाँ पे जिंक पाया जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे याद रखिए, पश्चिम बंगाल रानीगंज, ठीक है, रानीगंज में आपका कोयला का क्षेत्र है। झारखंड में झरिया याद रखिए, करणपुर याद रखिए, बोकारो याद रखिए, धनबाद याद रखिए। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सिंगरौली, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगरौली याद रखिएगा, 2 जगह है, सिंगरौली और सिंगरैनी। ठीक है, सिंगरौली मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में है, सिंगरैनी कहां पर है बताओ कमेंट बॉक्स में। उड़ीसा में तालचेर, ठीक है, रामपुर, यार यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपको सिंगरैनी, चलिए कोई बात नहीं, तब भी आप लोग इसको देखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है इसलिए बता रही हूं। मकूम कहां पर है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आज नहीं कंफ्यूज होना, अब जब भी मकूम की बात आएगी तो ये एक कोयला क्षेत्र है, और ये कहां पर है? असम में। कहां पर है? असम में, कभी मत भूलना, पेपर में मकूम पूछा गया है, असम में, इसको भी टिक लगाओ। ठीक है, फिर आपका मेघालय में उमरलौंग याद रखना, पेपर में पूछा गया है, और अरुणाचल प्रदेश में आपका नामफुक। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट में इसको डिलीट कर दूं ताकि आपको परेशानी ना हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और जो जो प्लेसेस मैंने बताए हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे असम का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का, मध्य प्रदेश में सिंगरौली याद रखना, सिंगरैनी भी याद रखना, उड़ीसा। ठीक है, इतना तो याद कर लेना, आज के टेस्ट के बाद इतनी चीजें याद कर लेना, आगे के टेस्ट में और चीजें कवर कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 19वां प्रश्न देखते हैं,
अरल सागर झील किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? ठीक है, अरल सागर लेक इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, दूसरा आपको दिया गया कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, फिर तीसरा कजाकिस्तान किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कुआ को याद रखने के लिए ना आप ऐसे याद रखो, अरे सॉरी, एरल को याद रखने के लिए, एरल सी को याद रखने के लिए आप कुआ याद कर लो। मेरे दिमाग में था ना कुआ, इसीलिए मैंने एरल सी को देखते ही मेरे दिमाग से निकल गया कुआ। तो ये देखिए, इसी तरीके से आप ना ट्रिक्स को याद रखते हो ताकि शब्द देखो तुरंत उसका वो निकल जाए। तो यहाँ पे कुआ हो गया। तो यहाँ पे के और यू के बीच में है आपका एरल सी, और यहाँ पे के और यू आपका क्या है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और लेक्स के नाम दिए गए हैं, झीलों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, अरल सागर, हुरॉन, ठीक है, मिशिगन, टांगानिका, बैकॉल, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैप वर्क करिएगा, इन सबको लोकेट करने की कोशिश करिएगा। लेक से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप याद रखेंगे सुपीरियर लेक के बारे में, ह्यूरॉन के बारे में, ओंटेरियो के बारे में, इरी के बारे में और मिशिगन के बारे में। मैंने आपको बताया था ये चीज, और नॉर्थ अमेरिका का मैप भी दिखाया था उस समय मैंने आपको। ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक के बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी इसके पहले वाले टेस्ट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। झील से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, लेक से रिलेटेड भारत में पूछ लेगा या फिर वर्ल्ड में पूछ लेगा, तो इसको छोड़िएगा नहीं इस टॉपिक को। रेनडियर झील कहां पर है? पेपर में पूछा गया है। रेनडियर झील कनाडा में है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि आयर झील कहां पर है? मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाया था। आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इरी कहां पर है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। ग्रेट स्लेव झील यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ये कहां पर है? ये कनाडा में है। चलिए अब 20वां प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संसाधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? ऑथराइज हिंदी टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was authorized to be published by which of the following constitutional resources? मतलब यहां पे आपका बोला गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, किस संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 57, 58, 59, 60 ये एक अच्छा प्रश्न है और यहां पर आपका सही उत्तर है 58। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन 58 1987 में जो हुआ था, उसके बाद हिंदी पाठ को आपके प्राधिकृत किया गया था। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। बी। 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दरों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की बात की गई है, इनको अरेंज करने की बात की गई है। सबसे पहले अघिल दर्रा, फिर कैराकोरम दर्रा, फिर लिपु लेक दर्रा, फिर नीति दर्रा। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसमें। तो अघिल दर्रा है, फिर उसके बाद कैराकोरम है। ठीक है, 1 2 के बाद आपका नीति दर्रा है, फिर लिपु लेक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अघिल दर्रा जो है और जो इधर ये कैराकोरम दर्रा है, ये दोनों आपका लद्दाख वाले रेंज में है। ठीक है, फिर हम नीति दर्रा की जब हम बात कर रहे हैं और लिपु लेक की बात कर रहे हैं, तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। एक चीज जान लीजिए क्लास, यहां पर मैं लिख देती हूं, लिप नीति मान। ठीक है, ऐसे करके। तो लिप नीति मान, तो लिपु लेक, नीति दर्रा और माना दर्रा, ये सब आपका कहां है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, लिप नीति मान ऐसे करके उत्तराखंड। ठीक है, रोहतांग, अब यहां पे देखिए, रोहतांग, भारा शिप, ऐसे ही करके। थोड़ा सा ट्रिक आपके सामने इमेजिन करिए। अब आप एक बड़ा सा शिप इमेजिन करिए, ठीक है, और उसमें बहुत बहुत रोहतांग है, रोहतांग भरा शिप, बड़ा सा शिप जिसमें कि बहुत रोहतांग है। हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए उस शिप पे बैठने के लिए। तो रोहतांग भरा शिप ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ ना, ये मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको चीजें जल्दी याद हो जाए। जो पुराने बच्चे हैं जो काफी समय से एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो इन ट्रिक्स का कोई महत्व नहीं है, ये भी मैं जानती हूँ। अगर है तो आप मुझे बताइएगा जरूर। तो ये कहाँ पर है? रोहतांग भरा शिप।
तो देखिए यहां पर, एक मिनट, तो ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहां पे देखो लिखा हुआ है क्या? हाँ देखिए, रोहतांग दर्रा, ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा, जो मैंने बताया रोहतांग, बड़ा शिप, ये कहां पर है? ये सब हिमाचल प्रदेश में। हिम्मत चाहिए, हिमाचल प्रदेश में ये सब है, ठीक है। लिप नीतिमान कहां पर है? उत्तराखंड में है। इतनी चीजें याद है आपको? चलिए, और पीर पंजाल कहां पर है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। जोजिला कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इतनी चीजें भी क्लियर हो गई। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया, यहां से भी पेपर में प्रश्न बनता है। और एक चीज और, नाथू जी, नाथू जी याद करो, नाथू जी, नाथू जी कहां पर है? नाथू जी आपके सिक्किम में है। अब कभी नहीं भूलेगा सिक्किम में कौन है? नाथू जी हैं। तो नाथुला दर्रा सिक्किम हो गया, ठीक है। जेलेपला दर्रा कहां हो गया? सिक्किम हो गया। तो मैंने आपको बस 3 बताया है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रोहतांग बड़ा शिप ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लिप नीतिमान कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथू जी कहां पर है? सिक्किम में है। बस अब अगले क्लास में और ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, अभी आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं 22वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां से पेपर में प्रश्न बनता है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। सेब, फिर ग्रेप्स एंड मतलब अंगूर एवं इमली, फिर बिच्छू का डंक, फिर सिरका, ठीक है। बिच्छू का डंक फिर सिरका। अब देखिए जब भी हम सेब की बात करते हैं तो सेब में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अंगूर और इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड। पेपर में प्रश्न पूछा था कि इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है और 4 ऑप्शन दे दिए थे, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और कोई और एक एसिड जोड़ लेना। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मेथनोइक एसिड, ठीक है। और सिरके में आपका क्या होता है? एथेनोइक एसिड। तो यहां पे हम ऑप्शन को देखें, ए का सेकंड कहां पे दिया गया है? ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, ठीक है। बी का थर्ड 2 जगह दिया गया है, फिर उसके बाद बिच्छू का डंक 1। तो सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, यहां पर देखिए सही है। तो मैंने आपको बताया सेब में कौन सा एसिड आपका प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अंगूर और इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है। इतनी चीजें क्लियर। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको फोकस करना है, बिच्छू के या फिर चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हमने यहाँ पे बात की है मेथनोइक एसिड की, ठीक है। मेथनोइक एसिड की जगह हो सकता है आपको फॉर्मिक एसिड दिया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, दिखा दूं मैं आपको, मेथनोइक अम्ल की बात की गई है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो पेपर में हो सकता है डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको मेथनोइक एसिड दे दें, नहीं तो ज्यादातर पेपर में आपको फॉर्मिक एसिड दिया रहता है। पूछता है चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सिरके में एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिरके में एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि आपके अभी क्वेश्चन में दिया है, जिसको कि हमने एथेनोइक एसिड कहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मिक एसिड या फिर आपका मेथनोइक एसिड, या फिर जब हम सिरके की बात करेंगे तो वहां पे आपका एसिडिक एसिड दिया रहेगा या फिर आपका एथेनोइक एसिड दिया रहेगा। चीजें क्लियर? हमने इसको डिफिकल्ट भी बनाया, इजी भी बनाया। पेपर में ज्यादातर एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दिया रहता है, लेकिन आज आप मेथनोइक और एथेनोइक एसिड भी याद रखेंगे। इतनी चीजें क्लियर। 23वां प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है? क्यूरेटिव पेटिशन की बात की गई है, एंड थ्रू विच आर्टिकल द क्यूरेटिव पेटिशन कैन बी फाइल्ड, ठीक है। ये चीज है इन द सुप्रीम कोर्ट। 129, 131, 137, 142। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है? 142। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। क्यूरेटिव पेटिशन आपका 142 आर्टिकल के थ्रू फाइल की जाती है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, कमेंट में बताइए। किस एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था भारत में? कमेंट में बताइए। डिस्कस किए गए प्रश्न है आपके प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में दिया गया है? कमेंट में बताइए। और सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किस एक्ट के थ्रू हुआ था? कमेंट में बताइए। तो ये सब चीजें खट से जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? पहला आपको दिया गया है वेल्ड, फिर डाउन, फिर कैंपोस, फिर उसका स्टिपीज। तो ग्रासलैंड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर आपका सही उत्तर है
कैंपोस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ ग्रासलैंड्स के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं वो दिया गया है। सबसे पहले जब हम वेल्ड की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। डाउन्स की बात करते हैं, पेपर में पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ज्यादातर मैच द कॉलम वाले प्रश्न यहां से बनते हैं ग्रासलैंड से। पेरिस की बात हम करते हैं तो हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की और कनाडा रीजन की, ठीक है। जब हम बात करते हैं पेम्पास की तो ये अर्जेंटीना, स्टेपीज की यूरेशिया, पूछताछ की हंगरी, और ब्राजील में मैंने आपको बता दिया है कैंपोस। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ये जो इक्वेटर के पास वाला रीजन इधर होता है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है। इतनी चीजें पता होगी। और उसके बाद आपका टेम्परेट रीजन होता है। तो जो ग्रासलैंड आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं, जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं उसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। यहाँ पर मेनली मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं सवाना का तो अफ्रीका हो गया, सेल्वास ब्राजील, कंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, ठीक है, और कागोन फिलीपींस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न यहां से बनेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास। पीडीएफ मिलने में कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट रखेंगे तो और एक अलग से फोल्डर बना के रखेंगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान रहेगी। पूरा पीडीएफ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। 25वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? Which region of the country confirmed special status under the Article 371A of the Indian Constitution? पहला आपका दिया गया है महाराष्ट्र व गुजरात, दूसरा दिया गया है नागालैंड, तीसरा असम और आखिरी मणिपुर। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 371A में नागालैंड की बात की गई है। इसको भी याद करने का तरीका इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बी सही उत्तर है। देखिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे अनुच्छेद 371 में आपके महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ABCDEF, ठीक है। आगे देखिए GHIJ तक ये दिया गया है। अब यहां पर आपको याद रखना है नमास, ठीक है, नमास, मग के। तो मैंने आपको क्या बताया, याद रखो, एक जगह नोट कर लो, नमाज मग के। एक बार में सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन 5-6 बार जब इसको पढ़ोगे नमाज मग के तो याद हो जाएगा। और जब ये याद हो गया तो 371 आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछा गया तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। मैं बता रही हूं ये चीज आपको। अब चलिए हम एक एक का मतलब देखते हैं। जब हम ए की बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए है? नागालैंड के लिए है। देखिए नागालैंड के लिए है। सॉरी, जब हम एन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ए आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे जो ए है वो आपका असम के लिए, एम जो है वो मणिपुर के लिए। अब यहाँ पे डबल ए जो है वो 2 बार है, मतलब यहाँ पे डी और ई के लिए है ए। ये किसके लिए है? आंध्र प्रदेश के लिए। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के लिए। एस किसके लिए है? सिक्किम के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो एम है वो किसके लिए है? मिजोरम के लिए है। ए जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, जी गोवा के लिए है और के कर्नाटका के लिए है। तो आर्टिकल 371 याद हो जाएगा, ठीक है। 371 जो है वो आपका महाराष्ट्र के लिए है। अब उसके बाद ABCDEFGHIJ तक जो है वो आपका नमाज मग से, मग के याद करना, नमाज मग के। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब पेपर में ना सही आंसर टिक लगा के आओगे और इन ट्रिक से लगा के आओगे तो उस समय ऐश्वर्या मैम याद आएंगी और थैंक यू भी मन से निकलेगा। दुआ दे देना एक मुझको। चलो 26 देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश लिथियम त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? ठीक है। Which country of the South American continent is not a part of lithium triangle? पेरू, चिली, बोलीविया या अर्जेंटीना? यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका है पेरू। लिथियम, बोलीविया और अर्जेंटीना जो है ये मिलकर एक ट्रायंगल के आकार का शेप बनाते हैं और ये पूरा ट्रायंगल आपका लिथियम के लिए फेमस है।
मैप आपके थ्रू देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आपका चिली है, ठीक है, यहाँ बोलीविया है, यहाँ अर्जेंटीना है। और अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके का मतलब आपका वो फिगर बनाता है ट्रायंगल शेप का। यहाँ पर आपका विश्व का सर्वाधिक लिथियम भंडार मिलता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्वॉयर इस रीजन में है। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एंथ्रासाइट कोयला केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयले के निष्पेक्ष तमिलनाडु के निवली में पाए जाते हैं, नवेली में पाए जाते हैं। फिर थर्ड है, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। तो यस, एंथ्रासाइट कोल्स जो हैं वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल जो है वो नेवेली तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। और झारखंड जो है वहां पे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट है भारत में। तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है, यहां पर हम देख भी लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थल से घिरे हैं? लैंडलॉक्ड कंट्रीज की बात की गई है। पहला आपको तजाकिस्तान, इथियोपिया, पैराग्वे और स्लोवेनिया, ठीक है। तो यहां पर जो सही उत्तर है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जिसमें कि आपको बैठ के मैप के बारे में सोचना पड़ेगा। इतनी जल्दी आप उत्तर नहीं दे सकते, मैं जानती हूं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको सही उत्तर बता रही हूं। यहां पर आपका सही उत्तर है तजाकिस्तान, इथियोपिया और पैराग्वे। तो 1, 2 एंड 3 डी इज द राइट आंसर। अब आप देखिए, ये है तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान को किसने किसने घेरा है? उज्बेकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने, चाइना ने और किर्गिस्तान ने। यहां पर आपको कोई भी वाटर बॉडी नहीं दिख रही है। इसी तरीके से जब हम इथियोपिया की बात कर रहे हैं, ये आपका अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और इधर आपको दिख रहा है सोमालिया, केनिया, युगांडा, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती दिख रहा है। फिर आप देखिए पैराग्वे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर बोलीविया, चिली, ठीक है, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील लिखा। पैराग्वे क्या है? आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर हम आपसे बात करें स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया के बगल में आपका एड्रियाटिक सी है। याद करिए, मैंने आपको जब यूरोप वाला मैप दिखाया था तो वहां पे हमने इटली डिस्कस किया था ना, हमने सब चीजें एड्रियाटिक सी, एजियन सी, आयोनियन सी सब डिस्कस किया था। आपने अगर इसके पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं 29वां प्रश्न। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति की दिशा में प्रयास है? The Government of India set a target of producing 175 gigawatt of renewable energy by the year 2022. Which of the following is an effort toward achieving the Sustainable Development Goal 2030? तो देखिए, आने वाली परीक्षाओं में ये देखा गया, मतलब जो अभी पास की परीक्षाएं हैं वहां पे एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। 2022 की जो पीसीएस की परीक्षा थी उसमें भी एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, मैच द कॉलम के फॉर्म में। उसके पहले भी 19 में आपका एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। तो एसडीजी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहां पर आप याद कर लीजिएगा। मेंस में भी एसडीजी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? 7th है, ठीक है। एसडीजी गोल 7 में हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया है। चलिए अब यहां पर देखिए, आप एसडीजी गोल याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप गरीबी को खत्म करेंगे। गरीबी खत्म होगी, जब लोग गरीब नहीं रहेंगे तो उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, भूखमरी खत्म होगी, ठीक है। और जब वो भूखे भी नहीं रहेंगे तो उनके पास एक अच्छी हेल्थ होगी। 3 चीज याद हुई। तो सबसे पहले एसडीजी 1 में हम गरीबी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। गरीबी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली भूखमरी भी खत्म होगी। भूखमरी खत्म होगी तो लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य होगा और वो खुशहाल होंगे। एसडीजी गोल 3 हो गया। अब एक बार जब लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य हो गया तो अब उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो हमने उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर दी। और जैसे ही लोगों में एजुकेशन मिलने लगेगी तो ये जो लैंगिक असमानता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो लैंगिक समानता आएगी, असमानता खत्म होने पे समानता आएगी। तो 5वां आपका क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपने सबसे पहले गरीबी खत्म की। गरीबी खत्म करने से लोगों में
को खाना मिला, भूखमरी खत्म हुई, भूखमरी खत्म करते ही लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला, स्वास्थ्य मिलने के बाद आपने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की उनको, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने से क्या हुआ, जो लोगों को अब एक शिक्षा मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया तो आपने उनको पढ़ाया कि लड़के और लड़कियों में डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, लैंगिक समानता की बात की आपने, ठीक है। अब आप किसकी बात करेंगे, अब आप उनको अच्छा पानी भी देने की बात करेंगे, खाना खिला दिया पानी भी पिला दो, क्योंकि स्कूल जाओगे तो प्यास भी लगेगी इतना बोलने में, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्यास लग जाती है, तो अब उनको स्वच्छ जल दो, 6वें में स्वच्छ जल, यही पेपर में आपसे पूछा था कि एसडीजी जो स्वच्छ जल और स्वच्छता किस गोल में दी गई है, तो 6वें में दी गई है, ठीक है। और एक बार जब उनको अच्छा जल मिल गया तो अब उनको सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा भी दो, ठीक है। अब ऊर्जा दो, स्कूल में है, ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो अब ऊर्जा दो, लाइट भी दो उनको, एसडीजी गोल 7 हो गया। अब देखिए 8वां आपका है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, ठीक है। जब आप स्कूल से पढ़ लिख के निकलोगे तो आप इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट करोगे, आर्थिक वृद्धि की आप बात करोगे, आप उद्योग की बात करोगे, ठीक है। और 10वां आपका क्या है, असमानता में कमी, एसडीजी 11 क्या है, संवहनीय शहर व समुदाय का एस्टैब्लिशमेंट, और 12वां क्या है, उपभोग और उत्पादन की बात की गई है, 14 में जलीय जीवों की बात की गई है। तो ये याद रखिएगा, जो 6वें में हमने जल की बात की गई है, ठीक है, लेकिन 14 में हमने जलीय जीवों की बात की गई है, और 14 के बाद जो 15 है उसमें हमने स्थलीय लैंड में जो जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा की बात की गई है, ठीक है, 15 में। 16 में शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात की गई है, और 17 में आपके क्या की गई है, लक्ष्य हेतु भागीदारी की बात। तो इतनी चीजें आपको मैंने बता दी। अब आप एसडीजी गोल किसी भी तरीके से याद करिए, रट लीजिएगा जरूर, पेपर में प्रश्न बना है और बनेगा भी। 30वां हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ टारगेट्स हैं और उनसे रिलेटेड ईयर दिए गए हैं। ट्रांस फैट मुक्त भारत 2023, टीबी मुक्त भारत 2025, एड्स मुक्त भारत 2030 और मलेरिया मुक्त भारत 2030। तो ठीक है, मलेरिया मुक्त भारत 2030 एकदम सही है, एड्स फ्री इंडिया 2030 एकदम सही है, टीबी फ्री इंडिया 2025, ट्रांस फैट फ्री इंडिया 2023 नहीं है, ये 2022 है, 22 था, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करें तो WHO ने ट्रांस फैट फ्री की बात की थी 2023 तक अचीव करने की, लेकिन भारत का अपना लक्ष्य क्या था, 2022, याद रखिएगा। 31वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहला, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा का संकट, यस, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे संकट पड़ता है। दूसरा, फसलों का पैटर्न एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है, हाँ, क्रॉप का जो पैटर्न है, उनकी जो क्वालिटी है वो आपकी इफेक्ट होती है, ठीक है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो। जैव विविधता का ह्रास, मतलब जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो डिके करती है, ये भी सही है। और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में बढ़ोतरी, ठीक है, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ नेशनल डिजास्टर, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो है वो सही उत्तर है आपका। ये सारे आपके इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे कुछ कमीशन के नाम दिए गए हैं और बताना है कि क्या क्या है। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग और यूपीएससी। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये आंसर रटा हुआ होगा, ऐसे प्रश्न बच्चे गलत ही नहीं करते हैं। जिन्होंने भी, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना, वो कभी भी इस तरीके के प्रश्न नहीं गलत करते हैं, और आप लोग भी नहीं गलत कर रहे होंगे, मुझे पता है। चलिए, जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो 315, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देख लें 315, डी का थर्ड, अरे वाह, डी का थर्ड एक ही में दिया गया है, आप सीधे बी टिक लगा सकते हैं। तो जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो 280, जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो 324, कैग की बात करेंगे तो 148। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये तो गलत ही नहीं होने चाहिए। तो बी आपका सही उत्तर है। 33वां प्रश्न हम देखते हैं, ये भी आपका एजर्शन और रीजन बेस्ड प्रश्न है। भारतीय संविधान के भाग 4A में नागरिक के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। कारण है भारत का संविधान नम्यता और अनियमितता का समन्वय है, ठीक है। There is a provision of fundamental duties in the part of 4A of the Indian Constitution. Indian Constitution is a blend of flexibility and rigidity. तो ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। हम जब भी 4A की बात करते हैं तो वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है,
इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों का ब्लेंड है, तो बोथ आर राइट स्टेटमेंट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एकदम सही है, बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज की को ऐड करने का सजेशन किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। पूछ लेता है तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति का नाम आप याद रखिएगा जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें। और किस अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, किस में दिया गया है? भाग 4A में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य, इतनी चीजें हो गई। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कार्यालय के वेतन भत्ते व अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं? ठीक है, Which of the following office salary allowances and other expenditure are not charged on the consolidated fund of India? किसका? यूपीएससी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का? तो मैं बता दूं, दो तरीके के फंड्स की हम बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड, जिसको कि हम एक को हम क्या कह रहे हैं? आपका संचित निधि, ठीक है, और दूसरा आपका कॉन्टिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि होता है। देख लीजिएगा एक बार। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चार्ज होता है, पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का भी चार्ज होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि हमारे कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका भी चार्ज होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं होता। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय। सबसे पहले राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, उनके वेतन भत्ते ये सब, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करते हैं कि जजों के वेतन एवं पेंशन। याद रखिएगा, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि पेंशन क्यों चार्ज होगा, लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का पेंशन भी चार्ज होता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। कभी गलत मत करिएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के जजों के पेंशन, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, कैग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये देखिए सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, यहां पे इसको पढ़ भी लीजिएगा। 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? पॉल्यूटेंट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली आपके सोर्स से निकलते हैं। आपने कहीं पर कूड़ा जलाया, उस समय जो हार्मफुल गैसेस वहां से रिलीज हो रही हैं कूड़ा जलने की वजह से, वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, वो डायरेक्टली सोर्स से निकल रहे हैं। लेकिन जो द्वितीय प्रदूषण होते हैं, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं, वो दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, मिलकर बनते हैं, और उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। ओजोन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास यहां पे ओजोन से कंफ्यूज मत होइएगा। जब ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में प्रेजेंट होता है, तो वो आपका गुड ओजोन होता है, वो ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जब ये ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये आपका एक बैड ओजोन कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, गुड ओजोन, जो ओजोन लेयर की हम बात कर रहे हैं समताप मंडल वाली, ठीक है, जो कि यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब यही ओजोन आपके मतलब पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करते हैं, जब ये ट्रोपोस्फीयर में होते, वो टूटता है, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कभी मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और ओजोन डे हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, याद रख लीजिए। चलिए 36 क्वेश्चन को देखते हैं हम। पर्माकल्चर की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बिल मॉलिसन, सुभाष पालेकर, फिर विलियम फ्रेडरिक गेरिके, फिर फ्रिट्ज वॉर्मॉल्ट वेंट। तो यहां पर आपका पर्माकल्चर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बिल मॉलिसन। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए सही उत्तर है। चलिए 37 प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम आपका अल्लापूजा में है, ठीक है। फिर भारत का पहला जेंडर पार्क कोयम्बटूर, भारत का पहला इग्लू कैंप गुलमर्ग,
और भारत की पहली नौका पुस्तकालय ये कोलकाता। तो मैं आपको बता दूं ये आपका बिल्कुल सही है। भारत का पहला इग्लू कैफे आपका इग्लू कैफे आपका गुलमर्ग में है, एकदम सही है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये आपका अल्लापुजा केरल में है, ये भी सही है। लेकिन भारत का पहला जेंडर पार्क कोयम्बटूर में नहीं है, यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला है, इस वजह से बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए भारत का जो पहला आपका जेंडर पार्क है वो कोझिकोड में है, ठीक है, सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 प्रश्न। 2000 दर्शकों की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, इसको करिएगा। तो 2000 ऑडियंस वाला जो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है वो गुजरात में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर मणिपुर में, कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? उड़ीसा में। ए, उड़ीसा। ए इज द राइट आंसर, ए आपका सही उत्तर है। 39 प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये एक बहुत ही बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज थी, मतलब एक ऐसी न्यूज थी जिससे कि पेपर में प्रश्न बना था। अब हम देख लेते हैं, ब्रिटेन, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो यहाँ पे पद्म विभूषण से कहाँ के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था? जापान के प्रधानमंत्री को, शिंजो आबे को, ठीक है। डी जो है वो आपका सही है, शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था उस समय। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान का हेल्पलाइन नंबर क्या है? What is the helpline number of the मिशन शक्ति अभियान launched by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द women's safety? 111, 171, 181 या 191? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है? 181। सी इज द राइट आंसर, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया, लेकिन आप सब ने नोटिस किया होगा कि आज के पूरे समय में हमने खाली 40 प्रश्नों को नहीं डिस्कस किया है, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है जहां से पेपर में प्रश्न बनते हैं। मैंने आपसे कहा है आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और एक जगह अगर आपका मन करे तो आप नोट डाउन भी करिए, और आप खुद पाएंगे कि कई प्रश्न आपके इन सब टॉपिक से फंसे हैं पेपर में। इसी तरीके से मैं और मॉक टेस्ट लाती रहूंगी। आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना है तो आप वो भी बताइए। जो भी प्रश्न मैंने आपसे इस क्लास में पूछे हैं उसका भी आंसर जरूर दीजिए क्लास। यही एक माध्यम है कमेंट बॉक्स हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन का। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।